महेश बंगाल के एक छोटी सी गांव में अपनी पत्नी जया और बेटी मिष्टी के साथ रहा करता था। महेश गांव के खाड़ी से मछलियां पकड़कर उन्हें गांव के बाजार में बेचा करता था। मछली ले लो, मछली, ताजा मीठे पानी की मछली। मछली तो अच्छी लग रही है, आधा किलो दे दो। जी बहन जी। महेश एक दिन में जितनी मछली पकड़ता था, शाम तक उसकी सारी मछलियां बिक जाती थी। गांव के सभी लोग महेश से ही मछलियां लेना पसंद करते थे, क्योंकि वो हमेशा खाड़ी से ताजा मछलियां ही पकड़ा करता था। वो अपने ग्राहकों को कभी भी बासी मछली नहीं बेचता था। पहले तो गांव के कुछ लोग ही मछलियां बेचा करते थे, लेकिन धीरे धीरे गांव में लोगों की आबादी बढ़ने लगी। गांव के बाजार में बहुत से लोग मछली बेचने का काम करने लगे। हे भगवान, अगर बाजार में एक साथ इतने लोग मछली बेचेंगे तो मेरा काम तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। ये सब लोग ग्राहकों को बासी मछलियां बेचते हैं, फिर भी सब लोग सस्ती मछली खरीदने के चक्कर में इन सब से ही मछलियां खरीदते हैं। इतने दिन हो गए, कब से मेरी ठीक कमाई हुई ही नहीं है। आज भी मेरे पास इतनी सारी मछलियां बच गई। हर रोज की तरह अब मुझे इन्हें घर ही लेकर जाना पड़ेगा। जया इनसे मच्छी करी बना लेगी, गरम गरम भात के साथ खाने में मजा आ जाएगा। महेश बची हुई सभी मछलियों को अपने घर ले आता है। आज फिर से इतनी सारी मछलियां बच गई है जया, तुम इनसे मच्छी करी बना लो, तब तक मैं हाथ मुंह धोकर आता हूँ। महेश हाथ मुंह धोने लगता है और उसकी पत्नी जया मच्छी करी बनाने के लिए मछलियों को अच्छी तरह पानी से धोकर उन्हें काटने लगती है। लेकिन तभी उसके हाथ में चाकू लग जाता है। आ, मेरी उंगली! अरे रे रे रे, तुम्हारी उंगली में तो बहुत ज्यादा लग गई। लाओ, मैं तुम्हारी उंगली में दवाई लगा देता हूँ। महेश जया की उंगली में दवाई लगाकर पट्टी बांध देता है। तभी जया कहती है, आप बैठिए, मैं बस थोड़ी ही देर में खाना लेकर आती हूँ। अरे ये क्या कह रही हो तुम? तुम्हारी उंगली में चोट लगी है, तुम खाना कैसे बनाओगी? आज तुम बैठो, मैं तुम्हें और मिष्टी को आज अपने हाथ से मच्छी करी बनाकर खिलाता हूँ। क्या आप मछली करी बनाएंगे? आज से पहले तो आपने कभी मछली करी नहीं बनाई। रहने दीजिए, सारी मच्छी करी खराब हो जाएगी, मैं खुद ही बना लूंगी। लगता है अभी तक तुम्हें मेरी इस कला के बारे में पता ही नहीं है। शादी से पहले मैं अपने माँ बाबू जी के लिए गरम गरम भात के साथ मच्छी करी बनाता था। पूरे मोहल्ले में मेरे हाथ की मच्छी करी मशहूर थी। तुम बैठो और बस देखती जाओ। महेश अच्छी सी मछलियों को काटकर एकदम सुगंधित मसाले से उनमें फिश करी बनाकर तैयार करता है। उसकी बनाई हुई फिश करी की खुशबू पूरे घर में फैल जाती है। वाह, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। क्या आज तुमने फिर से मछली करी बनाई है माँ? मैंने नहीं, आज तो तुम्हारे पिताजी ने फिश करी बनाई है। वैसे सच में फिश करी की खुशबू तो बहुत ही अच्छी आ रही है। अभी खा कर देखना, एक बार खाओगी तो अपनी उंगलियां चाटती रह जाओगी। महेश सबको अपने हाथों से गर्मा गर्म भात के साथ फिश करी परोसता है। वाह, आपने तो कमाल ही कर दिया। इतनी स्वादिष्ट फिश करी तो मैंने कभी बनाई भी नहीं। आज सच में जान गई मैं, आपके हाथों में तो जादू है, जादू। हाँ पिताजी, ये फिश करी बहुत स्वादिष्ट है। ऐसी फिश करी तो बाजार में भी नहीं मिलती। मिष्टी की इस बात से जया के मन में एक विचार आता है और वो महेश को कहती है, अजी, बात तो मिष्टी बिल्कुल ठीक कह रही है। फिश करी का ऐसा स्वाद तो बाजार में भी नहीं मिलता। मैं क्या कहती हूँ, वैसे भी आजकल मछलियाँ ज्यादा बिकती नहीं है, तो क्यों ना आप मछलियाँ बेचना छोड़कर उन मछलियों से फिश करी बनाकर गर्मा गर्म भात के साथ बाजार में बेचना शुरू कर दो। क्या बात है, ये आइडिया मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया? मैं भी कई दिन से कुछ और काम करने की सोच रहा था, पर समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। अब तुमने बोला है तो मैं कल से ही बाजार में मच्छी करी के साथ भात बेचना चालू करूंगा। महेश और उसकी पत्नी सुबह जल्दी उठकर फिश करी बनाने की तैयारी करते हैं। महेश अपने हाथों से एक एक मसाला पीस कर फिश करी के अंदर डालता है। फिश करी बनते बनते पूरे घर में सुगंध फैल जाती है। महेश अपने पुराने ठेले पर फिश करी और गर्मा गर्म भात रखकर उन्हें बाजार में बेचने निकल जाता है। फिश करी, गर्मा गर्म फिश करी, गर्मा गर्म भात के साथ गर्मा गर्म फिश करी खाओ, एक प्लेट सिर्फ 50 रुपए। गर्मा गर्म फिश करी का नाम सुनकर लोग उसके ठेले के पास इकट्ठा हो जाते हैं। वाह भैया, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। तुमने इसका दाम भी बहुत वाजिब रखा है। बाकी फिश करी वाले तो 100 रुपए से कम फिश करी देते ही नहीं है। तुम मेरे लिए जल्दी से एक प्लेट गर्मा गर्म भात के साथ गर्मा गर्म फिश करी लगा दो।
महेश उसे एक प्लेट फिश करी के साथ गर्मा गर्म भात देता है, तो उसे खाकर वो आदमी अपनी उंगलियां चाटता रह जाता है। वाह भैया, क्या फिश करी बनाई है। ऐसी फिश करी तो मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं खाई। इसके अंदर आपने जो मसाले डाले हैं फिश करी के अंदर, उसका स्वाद बहुत ही अच्छा आ रहा है। आपकी फिश करी खाकर तो मजा ही आ गया। महेश के ठेले पर बहुत सारे लोग फिश करी खाने आते हैं। सभी लोग उसकी फिश करी की बहुत तारीफ करते हैं। तभी उनमें से एक आदमी हरिया महेश को कहता है, भैया, तुम्हारे हाथ की फिश करी मेरे सेठ जी को बहुत पसंद आएगी। वो बहुत दिनों से अच्छी फिश करी बनाने वाले को ढूंढ रहे हैं। अगले महीने उनकी बेटी की शादी है। तुम मुझे एक प्लेट फिश करी पैक करके दे दो। मैं अपने सेठ जी को ये खिलाऊंगा। अगर उन्हें ये पसंद आ गई तो तुम्हें शादी का बहुत बड़ा ऑर्डर मिलेगा। हाँ हाँ भैया, ऐसा होगा तो मेरे लिए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। मैं अभी आपके सेठ के लिए गर्मा गर्म भात के साथ फिश करी पैक कर देता हूँ। महेश हरिया को फिश करी पैक करके दे देता है। हरिया उसे ले जाकर अपनी सेठ जी को खिलाता है। वाह 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 वाह, जिसने भी ये फिश करी बनाई है कमाल कर दिया। अरे मैंने अपनी बेटी की शादी के लिए इतने रसोइयों के हाथ की फिश करी चखी, लेकिन किसी के हाथ में भी ऐसा स्वाद नहीं देखा। तुम उस आदमी को ये एडवांस पैसे दे आओ। मेरी बेटी की शादी में उसी के हाथ की फिश करी बननी चाहिए। हरिया एडवांस पैसे लेकर महेश के पास जाता है। मैंने तुम्हें कहा था ना भैया, मेरे सेठ जी को तुम्हारे हाथ की फिश करी बहुत पसंद आएगी। सेठ जी ने तुम्हारे लिए एडवांस पैसे भेजे हैं। अगले महीने तुम उनकी बेटी की शादी में फिश करी बनानी है। अरे भैया, शादी तो अगले महीने है, तो आपने इतनी जल्दी मुझे एडवांस पैसे क्यों दे दिए? कोई बात नहीं भैया, अब सेठ जी ने दिए हैं तो रख लो। बस शादी में समय पर खाना पहुंचा देना। हरिया घर पहुंचकर अपनी पत्नी को ये सारी बात बताता है, तो इतना बड़ा ऑर्डर मिलने की खुशी में उसकी पत्नी भी बहुत खुश होती है। अगले महीने महेश सेठ की बेटी की शादी में फिश करी बनाने पहुंच जाता है। जैसे ही शादी में खाना शुरू होता है, वैसे ही वहां पर फिश करी की बहुत अच्छी खुशबू आती है। सभी मेहमान बाकी का खाना छोड़ छोड़कर गर्मा गर्म भात के साथ फिश करी खाने के लिए जाने लगते हैं। वाह वाह, क्या फिश करी है। शादी में खाने को इतना कुछ है, लेकिन फिर भी इस फिश करी के आगे मेरा तो कुछ और खाने का मन ही नहीं कर रहा। हाँ यार, मैं भी 3 बार ये फिश करी खा चुका हूँ, लेकिन ये इतनी स्वादिष्ट है कि इसे खा खा कर मेरा भी इससे मन नहीं भर रहा। मेरे अपने इतने रेस्टोरेंट है, लेकिन किसी भी शेफ के हाथों में इतना बेहतरीन स्वाद नहीं है। ये फिश करी जिसने भी बनाई है, सच में बहुत ही कमाल की बनाई है। शादी में सभी मेहमान सिर्फ और सिर्फ महेश के हाथ की बनी फिश करी की ही तारीफ करते हैं। शादी से खाना खाकर जाने के बाद हर मेहमान सेठ जी को इतनी अच्छी फिश करी खिलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता है, जिस वजह से सेठ जी भी महेश से बहुत खुश हो जाते हैं। महेश, तुम्हारे हाथ की फिश करी ने तो कमाल कर दिया। मेरी बेटी की शादी में आए सभी मेहमान बहुत ही खुश होकर खाने की तारीफ करके गए हैं। मैं तुम्हें तुम्हारे बाकी बचे पैसों के साथ इनाम के तौर पर तुम्हें कुछ पैसे देना चाहता हूँ। नहीं नहीं सेठ जी, मुझे कोई इनाम नहीं चाहिए। मैं अपनी मेहनत की कमाई में ही खुश हूँ। महेश सेठ जी से अपने बाकी के पैसे लेकर अपने घर आ जाता है। तभी कुछ दिन बाद शादी में आए मेहमान में से एक मेहमान सुमित, जिसका अपना रेस्टोरेंट था, वो महेश के पास आता है। आप ही वो महेश हो ना, जिसने सेठ जी की बेटी की शादी में फिश करी बनाई थी? जी जी साहब, मैंने ही बनाई थी। क्यों, कुछ गलत है क्या? क्या हुआ, बताइए। दरअसल मैं सेठ जी का रिश्तेदार हूँ। उस दिन उनकी बेटी की शादी में मैंने जो फिश करी खाई, मुझे वह बहुत स्वादिष्ट लगी। मेरे अपने शहर में बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं, लेकिन मेरे रेस्टोरेंट के किसी भी शेफ के हाथों में आपके जैसा स्वाद नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप मेरे रेस्टोरेंट में काम करें। आपकी बनाई हुई फिश करी से मेरा रेस्टोरेंट बहुत अच्छा चलेगा। इसके लिए मैं आपको हर महीने 50,000 रुपये सैलरी दूंगा। बाकी अगर आपको ये कम लगी तो आप जितनी सैलरी मांगोगे मैं आपको उतनी सैलरी देने के लिए तैयार हूँ। नहीं नहीं बाबूजी, इतनी तनख्वाह तो मेरे लिए बहुत है। आपने मुझे इतने बड़े रेस्टोरेंट में फिश करी बनाने के लिए लायक समझा, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद तो तुम्हारा है महेश कि तुमने मेरे ऑफर को कबूल कर लिया, वरना मुझे तुम्हारे जैसा शेफ कहीं और नहीं मिलता। कल मैं अपने एक आदमी को तुम्हारे घर भेज दूंगा, वह तुम्हें तुम्हारे घर से रेस्टोरेंट तक ले आएगा।
अगले दिन सुमित अपने ड्राइवर को महेश को लाने के लिए भेज देता है। महेश अच्छी तरह तैयार होकर रेस्टोरेंट में काम करने जाता है। महेश के जाते ही उसके हाथ की बनाई फिश करी से सुमित के रेस्टोरेंट का काम दुगना बढ़ जाता है, जिस वजह से वो खुश होकर महेश को आने जाने के लिए एक स्कूटर भी दे देता है। अब महेश हर रोज स्कूटर पर आराम से रेस्टोरेंट जाता और शाम को समय से अपने घर लौट आता। उसकी तनख्वाह भी बहुत अच्छी थी, जिस वजह से धीरे धीरे उसकी आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी होने लगी। कुछ ही सालों में महेश ने अपनी कमाई को अच्छा कर लिया और अपना अच्छा सा घर बनवा लिया। वो अपने नए घर में अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगा। धनीराम की अंजू और मंजू नाम की 2 जुड़वा बेटियां थीं। अंजू बचपन से ही बहुत समझदार और होशियार थी। वो बचपन से ही घर के हर काम में अपनी माँ का हाथ बटाया करती थी। वहीं उसकी जुड़वा बहन मंजू हमेशा हर काम में काम चोरी करती थी, इसलिए उसके पिता हर छोटी बात के लिए उस पर डांट लगाया करते थे। मंजू को हमेशा अंजू से इस बात के लिए ईर्ष्या होती थी कि उसके पिताजी हमेशा सबके सामने अंजू की तारीफ करते थे और उसकी शिकायत लगाया करते थे। कुछ सालों के बाद जब वो दोनों शादी के लायक हुई, तो धनीराम ने रमेश और मुकेश नाम के 2 जुड़वा भाइयों के साथ अंजू और मंजू की शादी करवा दी। रमेश और मुकेश दोनों भाई अपने खेत में खेती का काम किया करते थे। उन दोनों के बीच बहुत प्यार था, लेकिन जब दोनों भाइयों की शादी हुई तो मंजू ने अपने पति मुकेश को उसके भाई और अपनी बहन के खिलाफ भड़काकर घर और खेत के 2 हिस्से करवा लिए और लड़ झगड़ कर खेत का ज्यादा हिस्सा अपने नाम करवा लिया। रमेश अपने भाई से जमीन के लिए झगड़ा नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने ज्यादा कुछ ना कहते हुए अपने हिस्से की आधी जमीन उसे दे दी और अंजू और रमेश के हिस्से में खेत का हिस्सा बहुत ही कम आया। रमेश जी, आजकल फसल बेचकर हम ज्यादा पैसे कमा नहीं पाते हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा ना, तो कुछ दिनों में हमें खेती करने के लिए भी कर्जा लेना पड़ेगा। तुम सही कह रही हो अंजू। अब मुझे खेती के अलावा भी कुछ काम करना होगा जिसमें मैं घर का खर्चा अच्छे से संभाल सकूं। अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं आपसे एक बात कहूं? मुझे बचपन से ही खाना बनाने का बहुत शौक था, इसलिए मेरी माँ ने मुझे एक बार अपने खास मसाले वाले छोले भटूरे बनाना सिखाए थे। और मैं चाहती हूँ ना कि हम दोनों मिलकर बाजार में छोले भटूरे का एक स्टॉल लगाएं। वैसे भी बाजार में आसपास कोई छोले भटूरे की दुकान है भी नहीं। हम ये काम करेंगे तो देखना हमें बहुत मुनाफा होगा। कह तो तुम ठीक रही हो अंजू। मैं एक काम करता हूँ, बाजार जाकर छोले भटूरे बनाने का सारा सामान लेकर आता हूँ। फिर कल तुम बाजार में जाकर अपना छोले भटूरे का स्टॉल लगाना। लेकिन मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि मैं तुम्हारे लिए छोले भटूरे बनाने का सामान खरीद कर ला सकूं। ये सोचकर रमेश बहुत उदास हो जाता है। तभी अंजू रमेश को उसके बचत किए हुए कुछ पैसे देती है और रमेश उन पैसों को लेकर बाजार में जाता है और वहां से छोले भटूरे बनाने का बहुत सारा सामान ले आता है। अहे भगवान, मैं तो भूल ही गई। छोले भटूरे बेचने के लिए हमें एक ठेला भी तो किराए पर लेना होगा, लेकिन बचत के तो सारे पैसे तो ये सामान लाने में ही खत्म हो गए। अंजू की बात सुनकर रमेश भी परेशान हो जाता है, लेकिन वो अंजू को शांत करने के लिए उससे कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूँ। गांव में मेरे बहुत से जानकार हैं, कोई ना कोई तो हमारी मदद जरूर करेगा। इतना कहकर रमेश बाहर चला जाता है। तभी उसे रास्ते में मनोहर काका मिलते हैं। रमेश को परेशान देखकर मनोहर काका उससे पूछते हैं, क्या हुआ रमेश बेटा, तुम इतने परेशान क्यों हो? कोई तकलीफ है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मनोहर काका के पूछने पर रमेश उन्हें अपनी परेशानी बताता है। तभी मनोहर काका मुस्कुराते हुए रमेश से कहते हैं, अरे बेटा, तो इसमें भला इतना परेशान होने वाली कौन सी बात है? मेरे घर के आंगन में मेरा पुराना ठेला पड़ा है, तुम उसे ले जाओ। हाँ, थोड़ी मरम्मत करानी पड़ेगी, लेकिन तेरे काम हो जाएगा। मनोहर काका की बात सुनकर रमेश बहुत खुश होता है और वो मनोहर काका के ठेले को लेकर उसकी अच्छे से मरम्मत कर देता है। अगले दिन अंजू सुबह जल्दी उठकर छोले भटूरे बनाने में लग जाती है और रमेश भी छोले भटूरे बनाने में अंजू की मदद करता है और छोले भटूरे बनाकर अंजू अपना ठेला लेकर बाजार की ओर निकल जाती है और रमेश खेती करने अपने खेत की ओर निकल जाता है।
बाजार में उसका ठेला लगते ही वहां उसके छोले भटूरे की खुशबू फैल जाती है और उस स्वादिष्ट खुशबू को ढूंढते हुए लोग उसके ठेले पर आने लगते हैं। वाह बहन जी वाह, क्या खुशबू है। जब इन छोले भटूरे की सुगंध इतनी अच्छी है तो ये खाने में कितने स्वादिष्ट होंगे। मुझे तो इन्हें देखकर ही मुंह में पानी आ रहा है। जरा जल्दी से एक प्लेट लगा दीजिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं भैया, बस अभी देती हूँ। अंजू अब ग्राहक के लिए गर्मा गर्म भटूरे तलती है और उन छोले भटूरों को खाकर वो ग्राहक बहुत खुश हो जाता है और धीरे धीरे उनकी खुशबू से अंजू के ठेले पर ग्राहकों की भीड़ लग जाती है। जो भी ग्राहक उसके छोले भटूरे खाता है वो अपनी उंगलियां चाटता रह जाता है। काम के पहले दिन ही इतनी अच्छी बिक्री देखकर अंजू बहुत खुश होती है। वो अगले दिन फिर से छोले भटूरे बनाकर बाजार में लाती है और अगले दिन उसके ठेले पर और ज्यादा लोग उसके हाथ के छोले भटूरे खाने आते हैं और देखते ही देखते कुछ ही दिनों में उसकी आमदनी भी अच्छी होने लगती है और अंजू उस कमाई से अच्छे खासे पैसे भी जोड़ लेती है और रमेश से कहती है, रमेश जी, कुछ महीनों की कमाई से मैंने कुछ पैसे जोड़े हैं। आप हर रोज पूरा दिन खेत में काम करते हैं और फिर बड़े बाजार तक पैदल चलकर सामान लाने जाते हो। आप कितना थक जाते हो। मैं चाहती हूँ कि आप एक स्कूटर ले लो, इससे आपको थकावट भी नहीं होगी और आपका समय भी बच जाएगा। नहीं अंजू, ये सब फालतू का खर्चा है। तुम पैसे बचाकर अपने पास रखो, बाद में काम आएंगे। अरे आप चिंता मत कीजिए रमेश जी, मैंने जरूरत के समय के लिए पैसे बचाकर अलग से रखे हैं। आप ज्यादा मत सोचिए और अपने लिए एक स्कूटर ले लीजिए। अंजू के बार बार कहने पर रमेश एक सेकेंड हैंड स्कूटर ले लेता है और बचे हुए पैसों की एफडी करा के बैंक में जमा करा देता है। कुछ महीनों में अंजू और रमेश की इतनी तरक्की देखकर मंजू बिल्कुल भूल जाती है और अपने पति मुकेश से कहती है, आखिर कब तक हम ये खेती करके इस थोड़ी सी कमाई में गुजारा करेंगे। अरे अंजू और रमेश भाई साहब को देखो, कैसे कुछ ही महीनों में उन्होंने इतनी तरक्की कर ली। अब तो रमेश भैया ने अपने लिए एक स्कूटर भी ले लिया है और एक आप हो जो अपने लिए आज तक एक साइकिल भी नहीं ले पाए हैं। मैं तो कहती हूँ कि मैं भी बाजार में अपना एक छोले भटूरों का स्टॉल लगा ही लेती हूँ और तो और मैं अंजू से भी स्वादिष्ट छोले भटूरे बनाती हूँ। देखना, मेरे हाथ के छोले भटूरे खाकर कोई भी उसके हाथ के छोले भटूरे नहीं खाएगा। आप एक काम करो, मुझे छोले भटूरे बनाने का सारा सामान और एक ठेला ला कर दे दो। कल से मैं भी छोले भटूरे बनाकर ना बाजार में अपना ठेला लगाऊंगी। मंजू की बातें सुनकर मुकेश भी छोले भटूरे का ठेला खोलने के लिए तैयार हो गया। लेकिन मंजू ने खेती बाड़ी से कमाए पैसों में से भी थोड़े से पैसे की भी बचत नहीं की थी। इसलिए उसने छोले भटूरों का स्टॉल खोलने के लिए अपने खेत को जमींदार के पास गिरवी रख दिया और उन पैसों से एक छोले भटूरों का ठेला खोल लिया। और अंजू के ठेले के ठीक सामने मंजू ने अपना ठेला लगा लिया। जहां अंजू 20 रुपए में छोले भटूरे की एक प्लेट बेचती थी, वहीं मंजू उसकी बिक्री कम करवाने के लिए 15 रुपए में एक प्लेट छोले भटूरे बेचने लगी। उसके ठेले पर अंजू के ठेले से कम दाम देखकर कुछ ही देर में उसके ठेले के बाहर भी ग्राहकों की भीड़ लग गई। लेकिन जो स्वाद लोगों को अंजू के छोले भटूरे में मिलता था, वो स्वाद उन्हें मंजू के छोले भटूरों में नहीं मिला। अरे बहन जी, सच कहूँ तो आपके छोले भटूरे में वो बात नहीं जो अंजू बहन जी के छोले भटूरों में है। उनके छोलों की तो खुशबू इतनी अच्छी है कि मुंह में पानी आ जाता है। ग्राहक के मुंह से अंजू की तारीफ सुनकर मंजू और भी जल भुन जाती है। अगले दिन वो छोलों को स्वादिष्ट बनाने के लिए उनमें तेज मिर्च मसाले डालकर छोलों को बनाती है। लेकिन तेज मिर्च मसाले डालने से उसके छोलों का स्वाद बहुत ही चटपटा हो जाता है और एक निवाला खाते ही सभी ग्राहकों के कानों से धुआं निकलने लगता है। अरे ये कैसे छोले बनाए हैं, इतने तीखे। अरे हफ्ते भर की मिर्ची आज ही डाल दी क्या आपने इन छोलों में? क्या कहा? मिर्ची ज्यादा हो गई क्या? ज्यादा? इधर सबके कानों से धुआं निकल रहा है और आप पूछ रही हो कि मिर्ची ज्यादा हो गई क्या? अरे बहन जी, ये पकड़ो आपके छोले भटूरे। आपके ये 15 रुपए के धुएं निकालने वाले छोले भटूरे से तो अच्छा है मैं 20 रुपए देकर अंजू दीदी के हाथ के छोले भटूरे खाऊं। उनके हाथ में जो स्वाद है वो किसी के हाथ में नहीं। अरे सही कह रहे हो भैया, अंजू भले ही एक प्लेट छोले भटूरे के 20 रुपए लेती है, लेकिन उसके छोले भटूरे पूरे गांव में सबसे स्वादिष्ट हैं।
इतना कहकर सभी ग्राहक वहां से चले जाते हैं और अंजू की दुकान से छोले भटूरे खरीद कर खाने लगते हैं। ये देखकर तो अंजू का गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ जाता है और वो अगले दिन सुबह सुबह अंजू की खिड़की से उसके घर के अंदर झांकने लगती है। और जैसे ही अंजू खेत से कोई सब्जियां लेने जाती है, वैसे ही मौका देखकर मंजू उसके छोलों में खूब सारी मिर्ची मिला देती है। अंजू घर आकर अपने छोले भटूरे लेकर बाजार में बेचने चली जाती है। तभी एक ग्राहक उसके ठेले पर आता है, लेकिन वो छोले भटूरे खाते ही उसके पसीने छूट जाते हैं। अरे ये क्या खिला दिया भगवान, इतनी मिर्ची, पानी पानी। ग्राहक की हालत देखकर अंजू से पानी देती है और जब वो अपने छोलों को चख कर देखती है तो उसकी आंखों से पानी आ जाता है। हे भगवान, ये कैसे हो गया? मैंने तो छोलों में इतनी मिर्च डाली ही नहीं थी, तो फिर ये इतने तीखे कैसे हो गए? मुझे कुछ भी करके इनका स्वाद ठीक करना होगा। अंजू अब अपने दिमाग में एक आइडिया सोचती है और पास वाली दुकान से खूब सारी दही लेकर आती है और वो छोलों में थोड़ा पानी, नमक और दही मिलाकर मिर्ची के स्वाद को कम कर देती है और ग्राहकों को छोले भटूरे खाने के लिए देती है। अरे वाह अंजू दीदी, आज छोले में कुछ अलग डाला है क्या? बड़ा ही गजब का स्वाद आ रहा है, खाकर मजा आ गया। मैं तो कहता हूँ अब से आप हर रोज ऐसे ही छोले बनाइएगा। ग्राहक की बात सुनकर अंजू बहुत खुश होती है और हर दिन की तरह आज भी उसकी कमाई बहुत अच्छी होती है। उसके सारे छोले भटूरे बिक जाते हैं, लेकिन उसके सामने खड़ी मंजू के ठेले पर गिने चुने कुछ ही ग्राहक जाते हैं, जिस वजह से वो अंजू से जलकर देर रात को उसके ठेले में आग लगाकर उसके ठेले को जला देती है। सुबह जब अंजू उठकर अपने आंगन में जाती है तो अपने ठेले की ऐसी हालत देखकर उसे बहुत दुख होता है और वो अपने घर के अंदर परेशान होकर बैठ जाती है और आज छोले भटूरे बेचने के लिए बाजार भी नहीं जाती। तभी वो शाम को दौड़ती हुई मंजू अंजू के पास आती है और जोर जोर से रोने लगती है। क्या हुआ मंजू? तू इस तरह से क्यों रो रही है? अंजू दीदी, मैंने आपसे जलकर पहले तो आपके छोलों को खराब करने की कोशिश की और जब मेरी वो तरकीब काम नहीं आई ना, तो मैंने आपके ठेले को ही आग लगा दी। इसलिए मेरे गुनाहों की सजा आज मुकेश जी को मिल रही है। उनकी तबीयत अचानक खराब हो गई। डॉक्टर ने कहा है उनका ऑपरेशन करना होगा, जिसमें 5 लाख का खर्चा है। मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है मैं उनका इलाज करा सकूं। तुमसे जलकर मैंने जो छोले भटूरों का ठेला खोला था ना, उसके लिए मैंने हमारी जमीन तक गिरवी रख दी थी। मंजू की ये बातें सुनकर अंजू को बहुत दुख होता है, लेकिन वो बड़ा दिल रखकर उससे कहती है, मंजू जो हुआ सो हो गया, तुम चिंता मत करो। मुकेश भैया का इलाज मैं और रमेश जी करवाएंगे। हमने बचत करके जो भी पैसा जोड़ा है ना, हम उसे डॉक्टर की फीस भर देंगे और अगर उसके बाद भी पैसे कम पड़े तो हम अपना खेत बेच देंगे, लेकिन मुकेश भैया को कुछ भी नहीं होने देंगे। अंजू की बात सुनकर मंजू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। एक साथ इतने सारे पैसों का इंतजाम करने के लिए रमेश अपना खेत बेच देता है और हॉस्पिटल में मुकेश के ऑपरेशन के लिए 5 लाख रुपए जमा करवा देता है। ये सब देखकर मंजू को अपनी करनी पर बहुत पछतावा होता है और वो अंजू और रमेश से उसकी करनी के लिए माफी मांगती है। अंजू और रमेश भी बड़ा दिल रखकर उसे माफ कर देते हैं और राकेश के ठीक होने के बाद वो सभी मिलजुल कर एक साथ रहने लगते हैं और अब दोनों बहनें मिलकर बाजार में अपने छोले भटूरों का स्टॉल लगाती और अंजू मंजू छोले भटूरी वाली के नाम से मशहूर हो जाता है।